हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग दोस्तों। यह जो सीरीज चल रही है यह एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर के चल रही है, ठीक है। और आज की इस सीरीज में क्लास 2 में आज ये दूसरी क्लास है इस सीरीज की, और क्लास 2 में 16 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट में आए जितने भी गणित के प्रश्न हैं, यानी 25 टोटल के टोटल प्रश्न यहाँ पर लिए हैं मैंने, और इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहेगी, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एसएससी जीडी में जॉब चाहिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको इस जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न पता चलेगा, इसमें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चलेंगी जब आप इनके पुराने पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इन क्लासों के साथ लगातार बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये क्लास डेली 7 बजे शाम को मिलती है, ठीक है। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में पूछा गया है 9 और 36 का तृतीय अनुपात कितना है। देखिए, जब हम अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बताया जाता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, लेकिन अगर हम यहाँ पर सी की जगह पर भी बी रख दें और बी अनुपात सी ही कर लें, हमें क्या पता होता है कि यह अनुपात जो है बटे को डिनोट करता है, यानी ए बटे बी, और समानुपात बराबर को दर्शाता है बी बटे सी। इस तरह से यहाँ पर संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ए होता है प्रथमानुपाती, और जो बी है बी होता है द्वितीय अनुपाती, और सी आपका होता है तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तृतीय अनुपाती, यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को इधर भेज देंगे बाकी, और ए और बी को उधर भेज देंगे बराबर के, तो सी बराबर क्या हो जाता है बी स्क्वायर अपान ए हो जाता है। ये एक फार्मूला, आप इसे फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे फार्मूले के रूप में याद करते हैं। बाकी आप चाहें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंदर वाली संख्याओं का गुणा और बाहर वाली संख्याओं का गुणा, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी, या सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो यहाँ हमें सी निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, द्वितीय अनुपाती कितना है 36 है, तो 36 गुणे 36, 36 का स्क्वायर बटे कितना है ए, यानी 9। 9 से विभाजित करेंगे, 9 चौको 36, 36 और 4 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144, और हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा 144 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिले और काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के इसी काम को 150 दिन में, तथा ए और सी, ए प्लस सी इसी काम को 200 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं और उसे मान लेते हैं टोटल काम। इनका एलसीएम कितना आएगा 600 आएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल काम है 600, और बी को काम कंप्लीट कितना करना है, पूरे उस काम का 2/5वां हिस्सा, यानी बी को जो काम करना है वो 600 का 2/5वां हिस्सा करना है, यानी 240 काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी क्षमताएं देखते हैं कि ए और बी की मिला करके क्षमता कितनी है 5, 12 पंचे 60 यानी 5, और 15 चौको 60, पी और सी की 4 है, ए और सी की कितनी है 3, ठीक है। अब देखिए, अगर इन सबकी क्षमताओं को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी, बी और सी, ए और सी, इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 4 9 और 3 12 हो जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी सबकी मिला दी जाए तो क्षमता कितनी है 6 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करता है। तो हमें पावर चाहिए बी की, एफिशिएंसी चाहिए बी की, कि बी की क्षमता कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी में ए और सी की क्षमता को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए,
ए और सी की क्षमता कितनी है, 3 है। यहाँ पे ए और सी की क्षमता माइनस कर देंगे तो बचेगी बी की क्षमता, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी है 3 और काम करना है 240, तो बी को लगने वाला समय कितना होगा, 240/3 कितना आ जाएगा, 80, और यही 80 आंसर हो जाएगा। बी को कितना दिन लगेगा, 80 दिन लगेगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य x और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y। x का 20% छूट है ना, तो x का 20% बराबर है y के 25% के। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25। x और y का अगर रेशियो निकालें, अनुपात बनाए, तो y इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 5/4। यानी x और y का अनुपात 5:4 बन जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे कि 5:4 हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो 5:4 हमें कहाँ मिल रहा है, ये 50 और 40, अगर इनका रेशियो बनाएंगे तो 5:4 बन जाएगा, और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ना तो यहाँ पे 5:4 बन रहा है क्योंकि क्रमशः पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 4:5 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से 5:6 बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6:5 बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 50 और 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है। सबसे पहले देखिए, अगर 8% का लाभ हो रहा है दोस्त, मतलब 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो वो कितने में बेच रहा है, 8% का लाभ लेकर के 108 में बेच रहा है। अगर 100 रुपये की उसके पास कोई चीज़ है तो वो बेच कितने में रहा है, 108 में बेच रहा है। ठीक है, और 108 यूनिट बराबर कितना है, 9,180, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। 9,180 9,180 की 2 वस्तुएं बेच रहा है। तो पहली वस्तु का हमने क्या देखा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आएगा, 180 यूनिट आएगा। 180 यूनिट अगर 9,180 के बराबर है तो 8% का लाभ कितना हो रहा है, अगर हमें ये निकालना हो, 8 यूनिट का मान निकालना हो तो वो कितना होगा। तो लाभ बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 9,180 बटे में 108 गुणित 8। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से काटा जाएगा तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18, 0। 12 से इसे काट लेते हैं 4 से, तो 4 तियाँ 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8। 3 से काटेंगे तो 3 तरफ का 9, 3 चौको 12, 340 गुणित में 2 बचा है, इसका गुणा करा देंगे तो 0, 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6। जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, इस वस्तु को बेचने पर 680 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं कि 100 रुपये की वस्तु है, मान लीजिए 15% की हानि होती है तो बिकेगा कितने में, 85 में बिकेगा। तो यहाँ पर जो हानि परसेंट दिया गया है, अगर हम हानि निकालना चाहें कि हानि क्या होगा, ये 85 यूनिट बराबर कितना है, 9,180, इतने में ही ये वस्तु भी बेची है। तो 9,180 बटे में 85 गुणित कितने प्रतिशत की हानि, 15% की, तो हानि हमें निकालना है कितनी होगी, 15 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इसे 15 से विभाजित करेंगे तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और 17 से इसे काटेंगे तो 17 पंचे 85 और 17 चौको 68, कितना आएगा, 540। 540 और गुणित में 3 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300, 3 चौको 12, 3 पच्ची 15, 1 16, 1620 की हानि हो रही है। देखिए, एक वस्तु को बेचने पर 680 का लाभ, दूसरी वस्तु को बेचने पर 1620 की हानि। तो हानि को हम माइनस में लिख लेंगे और 1620 यहाँ पे, और इस लाभ को क्या किया जाएगा, ये घट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा, देखिए 0 और 12 में 8 घटेंगे तो 4, और यहाँ पे बचेगा 5, है ना, तो 15 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9, और ये माइनस का बचेगा।
तो जब माइनस का बचा है तो माइनस का मतलब क्या होता है, हानि। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इसे 940 रुपए की हानि होगी। यहाँ पे 940 रुपए की हानि होगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। 680 का लाभ हो रहा है, 1620 की हानि हो रही है, तो ओवरऑल तो हानि ही हो रही है ना। कितनी हानि हो रही है, तो टोटल 1620 की जो हानि हो रही थी उसमें से 680 रुपये रिकवर हो गए लाभ होकर के। तो बचा कितना, 940 बचा। 940 रुपये की इसे ओवरऑल हानि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दिया गया है, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, वह धनराशि ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे जो रेट है वो है 8% और टाइम दिया गया है 5 वर्ष। अब आप एक चीज़ समझिए कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष किस में लगता है, मूलधन पर ही लगता है। मतलब हर वर्ष अगर 8% लग रहा है, 8% की वैल्यू जो भी होगी हर वर्ष वही रहेगी। तो 5 वर्षों में टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, 8 पंचे 40%। जो ब्याज होगा वो कितने परसेंट का होगा, 40% का होगा। और साधारण ब्याज कितना दिया जा रहा है, 3040 दिया जा रहा है। तो अगर 40% बराबर यहाँ पे 3040 होगा, यानी 40 यूनिट बराबर 3040, तो 100% क्या होगा, यानी जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा, जो राशि होगी वो क्या होगी, तो 3040 बटे में 40 गुणे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, यानी 7600 रुपये। ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। देखिए जब इसे भाग करेंगे तो 5 शेष फल बचेगा, तो हम इसमें से क्या करें, 5 को माइनस कर दें। यानी अब जो ये 2670 संख्या है इसे हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी शेष फल नहीं बचेगा। और जब हम इसमें से 6 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शेष फल 6 बच रहा था, तो कितना आ जाएगा, 2314। और 2314 को अब अगर उस संख्या से विभाजित करेंगे तो यह भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं लिखी हैं जिससे जो संख्याएं उस संख्या से विभाजित हो जाएंगी, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका HCF निकालना होगा। तो HCF चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2314 से भाग करते हैं 2670 को, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 2314, और यहाँ पे बचेगा कितना 56, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। ठीक है, अब 356 से 2314 को भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 6 बार जाएगा। 6 छाके 36, 6 पंचे 30, 3 33, 6 त्रिक 18 और 3 21। यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 178। और देखिए अब हमें 178 ऑप्शन में मिल गया है, तो यहीं से हमारा ऑप्शन ये 178 सही हो जाता। लेकिन हम देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। 356 को भाग करेंगे जब 178 से तो 2 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 356। इसका मतलब जो हमारा HCF है वो कितना है, 178 है। 178 ऐसी संख्या है जिससे 2670 और 2314 दोनों विभाजित हो जाएंगी। अगर इसमें से 5 बढ़ा दें तो शेषफल कितना बचेगा, 5। इसमें 6 बढ़ा देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। औसत कितना है, 7। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर 5 संख्याओं का औसत 7 है तो योग कितना होगा, 7 पंचे 35। और योग निकालेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 12, 8, 20, 6, 4, 10, 20, 10, 30, 30 प्लस x का योग कितना है, 35 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 35 माइनस 30, x की वैल्यू कितनी आई, 5। और यहाँ पे x का मान रख देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे y का मान। यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 3, 2, 5, और औसत कितना है 9, तो 5 ने 45। जो योग होगा वो कितना होगा, 45 होगा। और यहाँ पे 5x का अगर मान रख दें तो कितना होगा 9, और 9, 5, 14, और 14 प्लस 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42 प्लस y।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 5, y बराबर 3। हमें मान जो निकालना है वो है 2x माइनस 3y का। x की जगह पर 5 रखेंगे तो 2 पंचे 10, माइनस 3 की जगह पर y रखेंगे, 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना 1, और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। देखिए यहाँ पे एक संख्या है 9x, एक संख्या है 5x, इसमें 8 जोड़ा जा रहा है और इसमें से 4 घटाया जा रहा है। तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, यानी इनके जो बीच का अनुपात है ये 2:1 हो जाता है। अब इन्हें पक्षांतर कर लेंगे तो इधर 1 से गुणा करेंगे 9x प्लस 8 आ जाएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x माइनस 8 आ जाएगा। x को 9x को इधर भेज देंगे तो बचेगा x, 10 में से घट करके 8 इधर चला जाएगा तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 16, और बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या क्या है दोस्त, 9x है। 9 गुणित 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 144 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के दो वर्ग a और b हैं जिसमें क्रमशः 38 और 42, किसी कक्षा के दो वर्ग a और b हैं जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग a के छात्रों का औसत वजन 55 है और b के छात्रों का औसत वजन 32 है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। वर्ग a में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 38, और जो औसत है वो कितना है, 55 है। ठीक है, और वर्ग बी में विद्यार्थी कितने हैं, 42, और औसत कितना है, 32 है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो ए और बी में अगर टोटल विद्यार्थी देखेंगे तो कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, इन्हें जोड़ लेंगे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 80 हैं, और 80 विद्यार्थियों का टोटल औसत कितना है। तो हम क्या करते हैं कि 55 और 32 के बीच में कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि वो इसका औसत है। ठीक है, तो इनके बीच की हम कोई संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं हम संख्या की 40 जो है, संख्या 40 इन दोनों के बीच का औसत है। लेकिन अगर संख्या 40 औसत होगा और यहाँ पर औसत कितना है, 55 है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है, और विद्यार्थी कितने हैं, 38 हैं, तो 38 विद्यार्थियों में 15 प्लस हो जाएगा, तो टोटल जो प्लस होगा वो कितना होगा, 38 गुणे 15। 38 गुणे 15 करेंगे तो 15 अट्ठे 120, हासिल लगा 12, 15 तिया 45, और 45 और 12 कितना होगा, 57। तो यहाँ पे 570 आपका प्लस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, औसत से। अब यहाँ पे बी में देखेंगे तो कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है, लेकिन 42 अभ्यर्थियों का 8 कम हो रहा है, तो टोटल कम कितना हो रहा है, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32, 1 33, कितना कम हो रहा है, 336 कम हो रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो वेट है वो कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे घटा लेंगे 570 में से 336 को, कितना बचेगा, 4, और 6 में से 3 घटेगा 3, और यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा 2, 234 ओवरऑल जो है वेट वो ज़्यादा हो रहा है अगर हम औसत 34 लेते हैं तो इससे। ठीक है, लेकिन औसत 40 तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जब 234 ओवरऑल वेट ज़्यादा हो रहा है तो औसतन कितना ज़्यादा हो रहा है, एक विद्यार्थी का कितना ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, 234 बटे में 80 कर देंगे। 234 बटे 80, तो एक विद्यार्थी का निकल करके आ जाएगा, कितना बढ़ रहा है, कितना आएगा यहाँ से, 8 दूनी 16, और 16 4 3 7, तो कितना आएगा, 8 ने 72। ठीक है, और कितना बचेगा, 2, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। मतलब जो औसत 40 माना गया था, औसत 40 ना होकर के कितना ज़्यादा है, 2.925। तो इसमें से 40 में से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 40 प्लस 2.925 कितना आ जाएगा, 42.925। औसत कितना आ गया, 42.925 kg, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है सॉल्व करने के लिए सरलीकरण का। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है जो लिखा है ऑफ, ठीक है। तो 9 छाके 54, 42 भागित 54 कितना लिखा हुआ है 42 बटे 54, इसे लिख लेते हैं माइनस 64 भागित 48 गुणे 3। अगर 64 और 48 को 8 से काटे तो 8 अट्ठे 64 और 8 छंग 48, 16 से कट जाएगा है ना। तो कितना आएगा 16 चौको 64 और इसे बटे में लिख लेते हैं 16 तियाँ 48 और गुणा में कितना दिया गया है 3 दिया गया है माइनस 15 भागित 8 लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे इसे 15 बटे में 8 कर देंगे और गुणा है 11 माइनस 17 भागित 9 से। तो 11 माइनस 17 कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस के 6 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है भागित 14 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 42 और 54 ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 नहीं है 54, तो 6 सत्ते 42 बटे में 9 माइनस ये देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 4 और यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे संख्याएं काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 3 पची 15 और 2 से ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 चौको 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 5 बटे 4 और भागित 14 है तो इसे भी क्या लिख सकते हैं गुणित 1 बटे 14 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना 7 बटे 9 माइनस 4 चौको 16 और 16 5 21 बटे 4 गुणित 1 बटे 14, 7 से काट लेंगे 7 त्रिक का 21, 7 दूनी 14 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 बटे 9 माइनस 3 एकम 3 बटे 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे 9 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 9 अठे 72 और यहाँ पे 8 सती 56 माइनस का 27, 56 में 27 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 29 बटे 72 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 29 बटे 72 यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मान बताइए, इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले जब 523 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 का गुणा 523 से करेंगे तो कितना आएगा 523, 523 प्लस कितना हो जाएगा 523, बस इन्हें जोड़ देंगे तो 6 4 5 5 10 कितना आएगा 1046 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5472 है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 है। x का मान ज्ञात करो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका मान हमें बताना है। मिश्रधन दिया गया है 3 वर्षों में प्राप्त और 7.5 वर्षों में प्राप्त। तो देखिए जब मिश्रधन ये दोनों दिए गए हैं तो 3 से जब आगे बढ़ा होगा 7.5, क्योंकि ये साधारण ब्याज है तो मूलधन पर ही ब्याज लगा होगा और यह ब्याज कितने साल में लगा है, आगे जो दिया जा रहा है वो कितने साल में ब्याज लगा है, तो 3 के बाद 7.5 यानी 4.5 वर्षों में यह ब्याज लगा है। और 4.5 का मतलब क्या होता है 4 सही 1/2 यानी 4 दूनी 8 1 9/2, 9/2 वर्षों में क्या ब्याज लगा है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कितना ब्याज लगा है, तो 6930 में 5472 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 12 में से 7 घटेगा बचेगा 5, 8 में से 4 घटेगा बचेगा 4 और 6 में 5 घटेगा 1, कितना आ जाएगा 1458 आ जाएगा। तो 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज क्या होगा, 9 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9 कम 9 और 9 छाके 54, 9 दूनी 18 गुणित 2, 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छाके 12, तो कम 2 1 3, 324, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष में 324 का ब्याज लगेगा, लेकिन यहाँ पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है 5472 है। अगर हम इसमें 3 वर्षों का जो ब्याज है उसे माइनस कर दें तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 324 है, तो 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो
तो 3 वर्षों का ब्याज के लिए इसे 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9, 972 हो जाएगा। 972 इस मिश्र धन में घटा देंगे, इधर देखिए घटा देते हैं, 5472 माइनस 972 कर देते हैं, कितना बचेगा, 0 0, यहाँ पे 5 और 4, 4500। तो हमारा जो अमाउंट वो है प्रिंसिपल है, यानी जो मूलधन है वो कितना है, 4500 है। 4500 मूलधन है, इस पर ब्याज कितना लगा है, 324 लगा है। तो यह कितने प्रतिशत होगा, 100 से इसे काट देंगे, ये देखिए क्या ये 9 से कट जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 से ये विभाजित हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 छाके 54, 9 पंचे 45, यानी कितना आएगा, 36/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7.2% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7.2%। तीन संख्याएं 4, 9 और 13 के अनुपात में है, इसका लासा दिया गया है 2340, इनका मासा क्या होगा। देखिए जब हमको अनुपात दिया जाए और लासा दिया जाए, जब हमें अनुपात पता हो तो लासा निकालने के लिए क्या होगा, जो इनका मासा होगा, यानी संख्याओं का अनुपात गुणित मासा बराबर क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो संख्याओं का अनुपात का गुणा करेंगे, 4 × 9 × 13, मासा नहीं पता है तो इसे x मान लेंगे, और इनका गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा, 2340 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, 2340 बटे में 4 × 9 × 13, इसे काट लिया जाएगा, तो 9 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 5 9 छाके 54, 260, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 20 आ जाएगा, और 4 से काट लेंगे तो 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और x ही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। अब देखिए ए एक कार्य है जो टोटल 5 है, लेकिन उसका 2 हिस्सा 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक्स कार्य है और इसका 2/5 भाग कर रहा है 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कार्य ये टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 6 × 5 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और या इस तरह से कितना आ जाएगा, 2 3 6 3 25 15, यानी 15 दिन में काम कंप्लीट करेगा ए। ठीक है, तो इसी तरह से निकाल लेंगे ए कितने दिन में पूरा कार्य करेगा, टोटल कार्य हमें देखना है। यहाँ पे 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 6 का गुणा 5/2 से करा देंगे, और ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 15 दिन में। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर रहा है, तो 100% कार्य, यानी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में, जब 30% 3 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 30, 15 दूनी 30, 10 तियां 30। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है, 30 है। ठीक है, और इन लोगों ने मिल करके कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिनों तक कार्य किया। ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा, 3 2 5 होगा, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन तक किया है, 5 × 4, यानी 20 काम ए और बी मिलकर कर लेते हैं। अब जो काम बचा है, टोटल वर्क 30 था, जो काम बचा है वो कितना बचा, बचा हुआ काम कितना है, 10 है, और इस 10 काम को सी द्वारा अकेले 6 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी की जो एफिशिएंसी होगी, पावर होगी, वो कितनी होगी, 10 काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से 5/3 आ गई है। ठीक है, तो सी की क्षमता 5/3 है। कहा जा रहा है कि बी और सी मिल करके मूल कार्य का 70% भाग, टोटल कार्य कितना है 30, और 30 का 70% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 70/100, यानी 7 21 आ जाएगा। 21 कार्य को कौन कौन, बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बी की क्षमता है 3 और सी की क्षमता है 5/3, अगर दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 3 + 5/3, 3 × 9,
9 और 5 कितना आ जाएगा 14 बटे 3 है तो 3 चला जाएगा ऊपर, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 कितना आएगा 3 त्रिक का 9 और 9 बटे 3 सॉरी 2 9 बटे 2 आ जाएगा। अब जब 9 बटे 2 आ जाएगा तो कितना आएगा 2 चौको 8 और बचेगा 1 यानी 4.5 दिन। अगर 9 का आधा किया जाए तो कितना आ जाएगा 4.5 दिन। 2 चौको 8 1 9 9 बटे 2 दिन देखिए यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से चाहेंगे तो 4 सही 1 बटे 2 दिन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 और 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या रही होगी, ए बी और सी की। अनुपात दिया गया है 4 5 7, तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले ए की आयु 4x रही होगी, बी की 5x और सी की 7x रही होगी। अगर इन सबको जोड़ लें तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, तो 7 5 12 4 16 16x इनकी आयु का योग रहा होगा 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है 135 है। 5 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए तो सबकी उम्र 5 5 वर्ष कम रही होगी, तो इन तीनों की उम्र का योग अगर 135 आज की डेट में है तो 5 साल पहले इसमें 5 5 तीनों का घटा दिया जाए तो -15 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का योग 120 रहा होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 30 बटे 4 यानी 15 बटे 2। ठीक है, इससे काट देंगे 4 चौको 16 4 तिया 12 कितना आया 15 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 15 बटे 2। और बोला जा रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद बी और सी की आयु की योग बी और सी की आयु का योग क्या होगा। तो बी और सी की आयु का योग अगर देखा जाए 5 वर्ष पूर्व तो कितना रहा 7 + 5 12x, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दें 15 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 6 और 15 छाके 90 90 था 5 वर्ष पूर्व। तो आज की डेट में क्या होगा, क्योंकि 2 लोग हैं बी और सी, दोनों की 5 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी। आज की डेट में इसमें +10 कर देंगे तो आज की डेट में पहुंच जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद 2 लोग हैं, प्रत्येक की उम्र 3 3 साल बढ़ जाएगी, तो दोनों में कितना बढ़ेगा 6 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी अब से 3 वर्ष के बाद इनकी उम्र कितनी होगी, तो 90 + 10 100 + 6 कितना आ जाएगा 106, और इनकी उम्र कितनी हो जाएगी 106 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए जब हमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, जो ये परसेंट दिया गया है, रेट दिया गया है, इसका क्या करेंगे फ्रैक्शन बना लेंगे 9/100, और जो संख्या हर में है उसकी घात लगा देंगे जो टाइम दिया गया है, यानी 100 की घात 2 कर देंगे, और मान लेंगे कि हमारा मूलधन कितना था 10,000 था। ये हमने माना है, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो 10,000 अगर मूलधन रहा होगा तो पहले वर्ष में 9% का ब्याज, पहले वर्ष में इसमें 9% का ब्याज कितना होगा 900 रुपये होगा। और दूसरे वर्ष में, ये पहले वर्ष में है, और दूसरे वर्ष में मूलधन पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 900 रुपये। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगता है, तो इस 900 का भी 9% लग जाएगा, तो इस 900 का 9% कितना होगा 81 रुपये। ठीक है, टोटल ब्याज देखेंगे तो कितना आएगा 9 + 9 18 1881 रुपये का ब्याज यहाँ पर लगा है। ठीक है, और ये 1881 बराबर किसके हैं 3762 रुपये के। ठीक है, 3762 के बराबर 1881 है, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा 2। 1881 से भाग कर देंगे 3762 को, तो 1 यूनिट बराबर 2 का आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि धनराशि कितनी है, धनराशि कितने यूनिट है 10,000 यूनिट है, 1 बराबर 2 के है, तो 10,000 यूनिट बराबर किसका होगा 20,000 रुपये के, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है,
ये हमें बताना है। देखिए, जो त्रिभुज की अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है, अंतः रेडियस होती है, वो क्या होती है, r बराबर 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। यह त्रिभुज कैसा है, यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि इसकी ये भुजा कितनी है 35 और ये है 28, ये है 21। 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर करेंगे तो 35 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यह त्रिभुज कैसा है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार 21 है, ऊंचाई कितनी है 28, 2 से इसे काट देंगे 14 आ जाएगा, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 29, कितना आएगा 294। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 गुणित 294 बटे में त्रिभुज का परिमाप करना है। और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 8 6 14, 14 के 4, हासिल लगा 1 3 3 6 2 8, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। यहाँ पे इसे काट लेंगे तो 12 से कट जाएगा। सबसे पहले तो 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6, 6 चौको 24, और 6 से इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 6 नया 54। ठीक है, अब इसे 7 से काट लेते हैं तो 7 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 2 से काटते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 7। तो यहाँ पे जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी दोस्त, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। जैसे ही यहाँ पर 2/3 हमने देखा तो हम क्या करेंगे कि कुल खिलौनों को मान लेंगे कि 300 हैं। अब 300 का अगर 2/3 निकाला जाए, 300 का 2/3 निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। यानी 200 खिलौने ऐसे हैं जिन्हें उसने 35% के लाभ पर बेचा, तो उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, इससे काट देंगे इसे, 35 दूनी 70, लाभ कितना हुआ 70 का हुआ। और बचे कितने खिलौने, अगर 2/3 यानी 300 में से 200 उसने 35% के लाभ पर बेचा तो बचे कितने, 100 खिलौने बचे। और 100 के में 10% की हानि पर बेचता है, तो जो हानि होगी वो कितनी होगी, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी उसे जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, 10 की हुई है। अब 70 का लाभ हुआ, 10 की हानि हुई, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है कितने रुपए का, 60 रुपए का। 60 का लाभ हुआ है, लेकिन कितने रुपए में या कितने खिलौनों में 60 खिलौनों का लाभ हुआ, 300 खिलौनों में लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका कुल प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ बटे में टोटल संख्या गुणित 100, इससे काट देंगे 6 पंचे 30 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20% का लाभ इसे हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। देखिए, हम यहाँ पर सीधे सीधे लगा सकते हैं x + y + xy बटे में 100। ध्यान रखना है कि जहाँ पर कमी होगी वहाँ पे माइनस लगाना है, जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पर प्लस को यूज करना है। 5% की वृद्धि हो रही है मूल्य में तो प्लस का 5, कमी हो रही है बिक्री में तो माइनस के 16, और यहाँ पर +5 गुणित माइनस के 16 बटे में 100 आ जाएगा। 5 में से 16 घटेगा कितना आएगा, माइनस के 11, प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, और 16 पंचे 80, 80 बटे 100 कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11.8% की कमी। ठीक है, 11.8% की कमी यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इनमें त्रुटि है, ये ऑप्शन यहाँ पे सब के सब गलत दिए गए हैं। जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 11.8% कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, अगर नॉर्मल प्रश्न बनाना होता तो केवल इतना पूछता कि तो उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका क्रय मूल्य मानेंगे 100। उस वस्तु का क्रय मूल्य था 100। 4% की हानि पर बेचता था, यानी कितने में, 96 में बेचता था। और फिर उसके बाद 8% का लाभ कब प्राप्त होता है, यानी 8% का लाभ यानी 108 में बेचता है। कब, जब यहाँ पर 120 अधिक में बेचता है। पहले 96 में बेचता था, जब 120 रुपये ज़्यादा में बेचा तो उसे 8% का लाभ होने लगा। तो यहाँ पे देखिए इसे कितने ज़्यादा में बेचा, कितने यूनिट ज़्यादा है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने यूनिट ज़्यादा है, 12 यूनिट यहाँ पे ज़्यादा है। और 12 यूनिट का मान कितने रुपए बोला जा रहा है, 120 रुपये बोला जा रहा है। अगर 12 यूनिट बराबर 120 रुपये है तो 100 यूनिट बराबर, यानी उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये होगा। और 11% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 11% का लाभ पाना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 100 की चीज को कितने में बेचना है, 111 में बेचना है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो जब 100 यूनिट बराबर 1000 है तो 111 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्त, 1110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 100 यूनिट बराबर 1000, तो 111 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1110, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मान लेते हैं ये एक स्थान ए है और ये एक स्थान बी है। यहाँ से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और दोनों ट्रेनें आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं। अब ये ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उनके मिलने से पहले तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अब बताइए, इसकी चाल अगर 60 है, इसकी 50 है, तो एक घंटे में यह 60 किलोमीटर चल रही है और यह ट्रेन 50 किलोमीटर चल रही है। एक घंटे में तेज चलने वाली ट्रेन कितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो एक घंटे में कितने किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी, 10 किलोमीटर। 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करने के लिए उसे कितने घंटे चलना होगा, 11 घंटे चलना होगा। यानी कि इन दोनों ट्रेनों ने कितने कितने घंटे तक अपनी ये चाल को जारी रखा, कितने घंटे तक चली हैं, तो 11 घंटों तक चली हैं। ठीक है, अब 11 घंटे तक ये वाली ट्रेन चलेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी, 660 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो 11 घंटों में 660 किलोमीटर। ये ट्रेन एक घंटे में 50 किलोमीटर, तो 11 घंटों में 550 किलोमीटर। यह ट्रेन 660 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँची है और यह ट्रेन यहाँ से 550 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे पहुँची है। तो टोटल दूरी ए और बी के बीच की क्या होगी, 660 प्लस 550, कितना आ जाएगा, 0 6 5 11 12, 1210 किलोमीटर दूरी इन दोनों स्थानों के बीच में होगी। आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो उस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर कितना छूट है दोस्त, 100 कितने छूट के बाद बेचा जा रहा है, 20% छूट के बाद 120 में बेचा जा रहा है। तो 20%, मान लीजिए अंकित मूल्य हो 100 और 20% छूट के बाद जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 80 होगा, और 80 यूनिट बराबर कितना दिया जा रहा है, 120 के दिया जा रहा है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, अगर 80 यूनिट बराबर 120 के है तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 120/80, और 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 120/80 गुणित 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 50, 50
और गुणित 3 कितना आ जाएगा 150। अंकित मूल्य कितना होगा 150। अब बोला जा रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती यानी उसे जब अंकित मूल्य में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। मान लीजिए कोई वस्तु x रुपए की है तो उस पर 20% के लाभ के बाद कितने की बिकेगी 150 की, यानी 120% पर अगर बेचा जाए तो कितने में बिकेगी 150 पर बिकेगी। और ये x हमने क्या माना है क्रय मूल्य माना है और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो x बराबर क्या होगा 150 गुणित में 100 बटे 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12 और 3 पची 15, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 और 25 पंचे कितना होगा 125। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, ठीक है, 42% भोजन पर खर्च करता है, प्लस 16% मकान किराए पर, प्लस 11% मनोरंजन पर, प्लस 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। देखिए असली गेम यहीं पे है। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या दिया जा रहा है, ये इसका खर्च है, टोटल खर्च। अब बताइए टोटल खर्च कितना परसेंट हुआ, सबसे पहले तो इसे काउंट करिए। टोटल खर्च कितना हुआ 7 1 8 8 6 14 14 2 16, हाथ से लगा 1 2 1 3 4 3 7, तो 76% इसने टोटल खर्च कर दिया। इसके पास अब जो बचा है वो कितना बचा है 24% इसके पास जो है वो है बचत, ठीक है। अब ये 24% बचत है, उसमें से इसे 18,000 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन 18,000 खर्च करने के लिए इसने 12,000 रुपये उधार लिए। इसको 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। इसका मतलब इसके पास जो ये बचत है यह कितनी बची थी, 12,000 उधार लिए, बाकी तो बचत से लगाए ना, बाकी कितने थे 6,000 रुपये थे। देखिए 18,000 रुपये टोटल खर्चा है, 12,000 उधार लिया गया है, इसका मतलब उसके पास जो बचे थे वो कितने रुपए थे 6,000 थे, यानी 24% बराबर कितने के कितने थे 6,000 थे। उसकी मासिक आय कितना होगा 100% होगी, तो गुणा कर देंगे 6,000 गुणे 100 बटे में 24, ठीक है। 6 से काटेंगे 6 चौको 24 और 4 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे बचेगा 250 गुणित 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 250 गुणित 100 25,000। तो यहाँ पे इसके पास कितने रुपए होंगे 25,000 रुपये। मासिक आय कितनी होगी 25,000 रुपये। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96, 110 और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दी जा रही है 96, 110, 146, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये भुजा है 146, ये भुजा है 110 और ये भुजा है 96, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर प्लस इनके स्क्वायर का योग जो है यह इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसे चाहें तो आप करके देख सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 110 है। तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48 गुणे 110 निकल करके आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक समचतुर्भुजाकार मैदान है उसके क्षेत्रफल के बराबर है और इसका एक विकर्ण जो है वो कितना है 60 मीटर दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, मतलब 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 48 गुणित 110 लिख देंगे, यही इसका क्षेत्रफल है, बराबर 1/2 गुणित
एक विकर्ण इसका कितना है 60 मीटर है और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को भेज देंगे इधर और 60 चला जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 गुणे 110 गुणे 2 बटे में कितना आ जाएगा 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 अट्ठे 48, 8 दूनी 16 और 16 गुणित 11 कितना होगा 16 कम 16 17 176। तो 176 मीटर लंबाई हो जाएगी दूसरे विकर्ण की। ठीक है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, ध्यान दीजिएगा 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। अब 120 तो इसी तरह से संख्या लिखी रहेगी। अब यह क्या है किलोमीटर, और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितने मीटर हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। बस यहीं से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। 6 से इसे काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यह थी आज की क्लास, और आज की क्लास के जो शिफ्ट 2 थी यहाँ पे उसके कौन से चैप्टर कौन से दिन की थी 16 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट के ये प्रश्न थे, जिन्हें आपने देखा कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। और अब इसके बाद इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि डेली सुबह 10 बजे दोस्तों, डेली सुबह 10 बजे आपको एक क्लास मिलती है, जिसमें अभी संख्या पद्धति चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं SD यादव बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, SD यादव बुक को शुरू से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं लास्ट तक। संख्या पद्धति अभी चल रहा है, तो अगर आप मैथ को टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10 बजे। 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है सुबह। ठीक है, तो आपको डेली एक क्लास इसकी भी मिलती है, और अभी इसमें उदाहरण चल रहे थे। अब इसमें कल से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, और संख्या पद्धति की एक्सरसाइज कल आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना सहयोग भी लगातार देते रहिए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इसे लाइक करिए, और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट करके आप हमें बताइए। साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प होगी, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।